नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। राकेश टिकैत का समर्थन करने महापंचायत में उमड़ी किसानों की भीड़, गाजीपुर कूच करने की अपील। नरेश टिकैत ने कहा भाजपा के लोगों को गांव में घुसने नहीं देंगे। जी हां दोस्तों, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर 2 महीने से जारी किसानों का प्रदर्शन 26 जनवरी को हिंसा में तब्दील हो गया था। इसके बाद पुलिस ने बॉर्डर खाली कराने की कवायद शुरू कर दी थी, लेकिन भारतीय किसान यूनियन BKU के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने धरना छोड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद उनके भाई और BKU के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने अपने गृह जिले मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई थी। महापंचायत में नरेश टिकैत ने किसानों से गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज हम सब घर जाएंगे क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर पश्चिम यूपी के कई जिलों से किसान पहुंच चुके हैं। कल से सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रॉली की लाइन नहीं टूटेगी। टिकैत ने कहा कि जिन्हें हमने वोट देकर दिल्ली और प्रदेश की कुर्सी पर बैठाया, अब उन्हें गांव और घर में घुसने नहीं देंगे। उनका इशारा साफ भाजपा की तरफ था। वहीं दोस्तों बालियान खाप के चौधरी और BKU अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि किसान के सम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। किसान सम्मान चाहते हैं, इसलिए पंचायत का आयोजन किया गया है। 65 दिन तक किसानों की बात नहीं सुनी गई। 4 साल हो गए, गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, पेमेंट भी बकाया है। गाजीपुर बॉर्डर पर धरना जारी रहेगा, लेकिन इसका फैसला निर्णायक कमेटी लेगी। मैंने धरना खत्म करने की बात कही थी, लेकिन इसमें छेड़छाड़ और गड़बड़ कर दी गई। कौन आदमी भेजे गए, गलत सोच के आदमी क्यों भेजे गए, मारपीट की गई। किसान कमजोर नहीं है। आंदोलन कर रहे किसानों की जान की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। दोस्तों टिकैत ने आरोप लगाया कि आंदोलन स्थान पर 2 BJP के नेता और विधायक क्यों आए, वहां पर उन्होंने लोगों से मारपीट क्यों की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। सिंधु बॉर्डर खाली करवाने पहुंचे लोगों और किसानों में फतराव, SHO को लगी तलवार। हरियाणा के 17 जिलों में इंटरनेट कर दिया गया बंद। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के बीच सिंधु बॉर्डर पर शुक्रवार को बवाल हो गया। दोपहर करीब 1 बजे नरेला की तरफ से आए लोग धरना स्थल पर पहुंचे और नारेबाजी करते हुए किसानों से बॉर्डर खाली करवाने की मांग करने लगे। इनका कहना था कि किसान आंदोलन के चलते लोगों के कारोबार ठप हो रहे हैं। पौने 2 बजे तक ये लोग किसानों के टेंट तक पहुंच गए और उनकी जरूरत के सामान को तोड़ दिया। इसके बाद किसानों और नारेबाजी कर रहे लोगों के बीच झड़प शुरू हो गई। दोनों ओर से पथराव भी हुआ। पुलिस ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन स्थिति बिगड़ते देख लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस झड़प में 5 पुलिस वाले घायल हो गए। अलीपुर थाने के SHO प्रदीप पालीवाल भी तलवार से हुए हमले में जख्मी हो गए। बवाल के बाद हरियाणा सरकार ने एहतियात के तौर पर 17 जिलों में कल शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी है। इस दौरान केवल कॉलिंग सर्विसेज जारी रहेगी। वहीं दोस्तों शुक्रवार हुई झड़प से पहले किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता सतनाम सिंह पन्नू ने केंद्र सरकार पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार RSS के लोगों को भेजकर किसानों के धरना स्थल पर माहौल बिगाड़ रही है, लेकिन कृषि कानूनों की वापसी होने तक हम वापस नहीं जाएंगे। वहीं दोस्तों कुछ लोगों का आरोप है कि ये BJP के लोकल MLA ने अपने समर्थक भेजे थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। मुंबई वासियों के लिए खुशखबरी, 1 फरवरी से शुरू हो जाएंगी मुंबई लोकल ट्रेनें। जी हां दोस्तों, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल ट्रेन सर्विस 1 फरवरी से आम जनता के लिए शुरू हो जाएंगी। दरअसल दोस्तों इस महामारी के चलते मुंबई लोकल ट्रेन सर्विस को पिछले साल मार्च माह में बंद कर दिया गया था। महाराष्ट्र टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि सोमवार यानी कि 1 फरवरी से सभी मुंबईकरों के लिए लोकल ट्रेन की सेवाएं शुरू की जाएंगी। राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन, सहायता एवं पुनर्वास विभाग ने इस बारे में एक बयान जारी किया है। हाल ही में उद्धव ठाकरे ने इस बात के संकेत दिए थे कि आम आदमी के लिए लोकल ट्रेन को जल्द ही शुरू किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। किसान आंदोलन को लेकर मायावती और अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पार्टियों के नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। यूपी, हरियाणा समेत बिहार से भी नेताओं ने किसानों के आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रचने का केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। दोस्तों किसान आंदोलन पर इंडियन नेशनल लोकदल के सेक्रेटरी जनरल अभय सिंह चौटाला ने ट्वीट करके कहा कि सरकार शायद भूल गई है कि घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा खतरनाक होती
होती है। किसान विरोधी झुकेंगे भी और टूटेंगे भी। देश के किसानों से निवेदन है कि वो किसान आंदोलन में हिस्सा ले और मजबूती से इन काले कानूनों के खिलाफ लड़े। वहीं दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया। बीएसपी ने देश के आंदोलित किसानों के 3 विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग नहीं मानने व जनहित आदि के मामलों में भी लगातार काफी ढुलमुल रवैया अपनाने के विरोध में आज राष्ट्रपति के संसद में होने वाले अभिभाषण का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। वहीं दोस्तों अखिलेश यादव ने भी किसानों के पक्ष में ही ट्वीट किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इजरायली दूतावास के पास मामूली विस्फोट ने दिल्ली के वीआईपी जोन में सुरक्षा को लेकर बढ़ाई चिंता। जी हां दोस्तों, यह बड़ी खबर है। देश की राजधानी दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास शुक्रवार शाम को हुए कम तीव्रता वाले आईईडी विस्फोट से कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन गई। विस्फोट स्थल विजय चौक से करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर है, जहां बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बीटिंग रिट्रीट समारोह के चलते राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। डीसीपी सेंट्रल सिंगल के अनुसार यह मामूली विस्फोटक था और कोई भी घायल नहीं हुआ। कुछ कारों को विस्फोटकों के कारण नुकसान पहुंचा। सीआईएसएफ ने कहा है कि इजरायली दूतावास के नजदीक हुए इस विस्फोट के मद्देनजर सभी एयरपोर्ट, प्रमुख संस्थानों और सरकारी बिल्डिंगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे राकेश टिकैत, बोले खत्म नहीं होगा धरना। जी हां दोस्तों, दिल्ली उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के नेता राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने आई पुलिस बेरंग लौट गई। गाजियाबाद प्रशासन ने किसानों को प्रदर्शन स्थल खाली करने के लिए नोटिस दिया है। हालांकि टिकैत का कहना है कि हम धरना खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने धरना हटाने की याचिका पर अभी तक फैसला नहीं दिया है। जिला प्रशासन सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मैं इस नोटिस के खिलाफ शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करूंगा। किसानों के प्रदर्शन स्थल पर राकेश टिकैत भावुक हो गए और आरोप लगाया कि प्रशासन उनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्रीलंका में हिंदुस्तानी संजीवनी से हुई वैक्सीनेशन की शुरुआत, भारत ने भेजे 5 लाख फ्री टीके। जी हां दोस्तों, श्रीलंका में भारत से इस महामारी की वैक्सीन मिलने के बाद शुक्रवार को कोलंबो के आसपास 6 अस्पतालों में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के तहत सबसे पहले इस महामारी वैक्सीन की डोज हेल्थ वर्कर्स, सेना के जवानों और सुरक्षा कर्मचारियों को दी गई। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत ने श्रीलंका को मुफ्त में इस महामारी वायरस वैक्सीन की 5 लाख डोज मुहैया करवाई है। श्रीलंका में वैक्सीन पहुंचने की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे रिसीव करने के लिए खुद श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने हवाई अड्डे पर पहुंचकर चहलकदमी की। उन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन के लिए भारत को धन्यवाद भी दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत ने अपनी पड़ोसी पहले नीति के तहत श्रीलंका को टीके दान दिए हैं। भारत ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि वह श्रीलंका और 7 अन्य देशों जिनमें भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशेल्स, अफगानिस्तान और मॉरिशस को सहायता के तौर पर इस महामारी के टीके देगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फरवरी के पहले सप्ताह में शुरू होगा फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन, बनाए गए 3006 केंद्र। जी हां दोस्तों, देश भर में इस महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। हेल्थ वर्कर्स के बाद अब फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। सरकारी अधिकारी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार फरवरी के पहले सप्ताह में फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण शुरू होगा। फ्रंटलाइन वर्कर्स को देश भर में स्थापित 3006 से अधिक टीकाकरण स्थल पर वैक्सीन प्रदान की जाएगी। प्रत्येक स्थल पर प्रतिदिन लगभग 100 लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा। वैक्सीन के लिए शुरुआत में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 50 से अधिक आयु के लोगों को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को भी शुरुआती चरण में वैक्सीन दी जाएगी। अंत में वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर शेष आबादी को वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 10 करोड़ 14 लाख को पार कर गया है। वहीं दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 21,91,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी का सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर हुआ है। अमेरिका में 2 करोड़ 58 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में इंडिया, ब्राजील, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, इटली, टर्की आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत की स्थिति, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो
तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। तो दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1,07,00,000 को पार कर गया है। वहीं दोस्तों मरने वालों की संख्या की बात की जाए तो मरने वालों की संख्या 1,54,000 को पार कर गई है। दोस्तों इस महामारी का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र पर हुआ है। महाराष्ट्र में 20,18,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों उसके बाद में कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दक्षिण दिल्ली नगर निगम की अनूठी पहल, प्लास्टिक लाओ और खाना पाओ मुहिम चलाई। जी हां दोस्तों, दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने एक अनूठी पहल की है। SDMC की इस पहल को गार्बेज कैफे का नाम दिया गया है। दरअसल दोस्तों गार्बेज कैफे योजना के अनुसार 1 किलोग्राम प्लास्टिक कचरे के बदले चुनिंदा रेस्टोरेंट में मुफ्त भोजन दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया है कि SDMC को जमा किए जाने वाले प्लास्टिक कचरे में कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, पानी की बोतलें, प्लास्टिक के डिब्बे और अन्य प्लास्टिक के सामान शामिल हो सकते हैं। दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत नफसगढ़ जोन में 23 जनवरी को गार्बेज कैफे की शुरुआत की गई। निगम ने 23 नए गार्बेज कैफे खोले हैं। प्लास्टिक कचरे के बदले में SDMC एक कूपन देगी। इस कूपन के जरिए एक वक्त का दोपहर का भोजन, नाश्ता या फिर रात्रि का भोजन दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बौखलाए चाइना ने ताइवान को दे दी चेतावनी, कहा आजादी मांगने वाले आग से खेल रहे हैं, नहीं सुधरे तो होगा युद्ध। जी हां दोस्तों, चीन ने ताइवान को चेतावनी देते हुए कहा है कि स्वतंत्रता का मतलब युद्ध होगा। बीजिंग ने कहा है कि यदि ताइवान स्वतंत्रता की बात करता है तो उसे युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने ताइवान का समर्थन करने वाले देशों को भी चेतावनी दी है। उसने कहा है कि ताइवान उसका अभिन्न अंग है। विदेशी हस्तक्षेप या फिर उकसावे की किसी भी कार्रवाई का सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले दिनों से ही चीन के फाइटर जेट और बम वर्षक विमान लगातार ताइवान की सीमा में घुस रहे हैं। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान ने कहा है कि ताइवान में मुट्ठी भर लोग स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों को चेतावनी देते हैं कि वो आग से खेल रहे हैं और खुद जल जाएंगे। यदि ताइवान स्वतंत्रता की मांग पर कायम रहता है तो उसे गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी कि दोस्तों चीन ने सीधे सीधे ताइवान को धमकी दे दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति के भाषण के दौरान कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का हंगामा, सदन में की नारेबाजी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद का बजट सत्र आज यानी कि 29 जनवरी से शुरू हो गया था। इस दौरान कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू संसद पहुंचे और नारेबाजी की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के दौरान रवनीत सिंह बिट्टू ने कृषि कानूनों का मुद्दा उठाया और जय जवान जय किसान के नारे लगाए। कांग्रेस की तरफ से अकेले रवनीत सिंह बिट्टू सेंट्रल हॉल पहुंचे थे, क्योंकि कांग्रेस ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। थोड़ी देर रवनीत ने राष्ट्रपति का अभिभाषण सुना। इसके बाद खड़े होकर तीनों कानूनों को रद्द करने और MSP गारंटी कानून को लेकर के आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि सरकारों को तीनों कानून रद्द करने चाहिए और MSP गारंटी कानून बनाना चाहिए। इसके बाद वह सदन से बाहर निकल गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। झारखंड और बिहार में भी हल्की बारिश दर्ज की गई है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब व हरियाणा में कई जगहों पर मध्यम से घना कोहरा छाया रहा। कुछ स्थानों पर बेहद घने कोहरे के चलते यातायात प्रभावित हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और त्रिपुरा में भी मध्यम से घना कोहरा छाया रहा। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं आगामी 24 घंटे की। तो दोस्तों अगले 24 घंटे के दौरान उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड के कई हिस्सों, उत्तरी ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों, सौराष्ट्र व कच्छ तथा मध्य प्रदेश में 24 से 48 घंटों तक शीतलहर जैसे हालात बने रहने की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 30 जनवरी की सुबह कम तापमान के चलते पाला पड़ने का भी खतरा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, चांदी में आई जोरदार तेजी, 3000 रुपए के करीब हुई महंगी। जी हां दोस्तों, भारतीय बाजारों में सोने के भाव में पूरे हफ्ते गिरावट के बाद तेजी देखने को मिली है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने की कीमतें 132 रुपए बढ़कर 48,376 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी 2,915 रुपए बढ़कर 48,410 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 1844.35 डॉलर प्रति औंस जबकि चांदी 26.35 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेंड कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, राजस्थान सरकार ने घटाया 2% वेट, केंद्र से भी की कटौती की मांग। जी हां दोस्तों, राजस्थान सरकार ने राज्य के लोगों को पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के बीच एक बड़ी राहत दी है। दोस्तों शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की कि अब राज्य में पेट्रोल और डीजल दोनों पर वैल्यू एडेड टैक्स 2% घटा दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में वेट में 2% की कमी करने के साथ साथ केंद्र सरकार से भी आग्रह किया है कि वह भी वेट में कटौती करे। गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर वेट घटा दिया है, इससे राजस्थान के लोगों को राहत मिली है। हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार भी कटौती की घोषणा करेगी ताकि आम लोगों पर वित्तीय बोझ कम हो सके। वहीं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, वर्तमान में भारत सरकार की ओर से पेट्रोल पर 32 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 31 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर तक शुल्क लिया जाता है, जो कि पेट्रोल डीजल टैक्स के रूप में वसूल किया जाता है। दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर में पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात करें तो जयपुर में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 93 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 86 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की एनसीसी की जमकर तारीफ, 1 लाख कैंडिडेट क्यों तैयार कर रही है सरकार, यह भी बताया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रीय क्रेडिट कोर यानी कि एनसीसी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस महामारी की बात हो या फिर सीमा की चुनौती, भारत हर मोर्चे पर तैयार है। देश में वैक्सीन बनाई जा रही है और सेना का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अरब देशों के साथ मजबूत हो रहे संबंधों का भी जिक्र किया। दोस्तों प्रधानमंत्री ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की भी चर्चा की। वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले साल 15 अगस्त को की गई घोषणा के मुताबिक तटीय और सीमावर्ती 175 जिलों में एनसीसी को नई जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके लिए सेना, नौसेना और वायुसेना 1 लाख एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षित करेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वुहान की उन सभी जगहों पर दौरा करेगी WHO की टीम जिन पर है दुनिया को शक। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के विशेषज्ञ वुहान में अपनी पहली साइट विजिट करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले शुक्रवार को विशेषज्ञों ने चीनी अधिकारियों से मुलाकात की। WHO के ये विशेषज्ञ वुहान के फूड मार्केट में जांच करने वाले हैं, जहां से इस महामारी वायरस की शुरुआत हुई थी। दोस्तों विशेषज्ञों की टीम अस्पतालों का दौरा करेगी, साथ ही वैज्ञानिकों और इस महामारी वायरस के शुरुआती रोगियों से मुलाकात करेगी। WHO की टीम वुहान की CDC लैब में भी जाएगी। WHO ने गुरुवार रात ट्वीट कर कहा कि फील्ड विजिट में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वुहान मार्केट और वुहान CDC लैब शामिल होंगी। इनमें से वुहान बाजार को इस महामारी वायरस प्रकोप का पहला बड़ा क्लस्टर माना जाता है। यानी कि दोस्तों फाइनली चीन ने WHO को जांच की इजाजत दे दी है और WHO जांच भी कर रहा है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में सबसे ज्यादा अन्न कौन सा राज्य उत्पन्न करता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत में सबसे ज्यादा अन्न पैदा करने वाले राज्य का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।